देखो हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में हम लोगों को इंडेक्स को फॉलो करना था, दैट इज टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट कैटेगरी, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग पे ही ऑफ करा था, यानी कि हम लोगों ने टूल्स एंड प्लेटफॉर्म पढ़ लिया था कि सॉफ्टवेयर में जो आप सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप फ्रंट एंड में क्या क्या टूल्स यूज करेंगे और बैक एंड में क्या क्या टूल्स यूज करेंगे। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आपके आपके सॉफ्टवेयर को जो आप बनाएंगे उसको चलाने के लिए या उसको बनाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, जो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आप सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे कि मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए जिस जो हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा। ये हार्डवेयर में था। और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइम टेबल की बात को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें एक पूरी लाइफ साइकिल को हम फॉलो करते हैं। और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ये फेजेस होती हैं: प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड मेंटेनेंस। ये पूरा हम लोग उसमें बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी SDLC को एक चार्ट के फॉर्म में, जो SDLC है, क्योंकि इसको देखो फिर से एक मिनट, कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आप यही काम करेंगे: प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस। तो किसमें कितना दिन लग रहा है या कितने महीने लग रहे हैं या टोटल कितना ड्यूरेशन लग रहा है, यही हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ था प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो लिखा हुआ है, इसमें हम जो जो हमारी टास्क होती हैं, तो टास्क हमारी ये होंगी: प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड सो ऑन। ठीक है, उसी का हम चार्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो, उसी को चार्ट के फॉर्म में थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को एक चार्ट पे बना करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसा बनता कैसा है, ठीक है ना, किस तरह से दिखता है ये। थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो हम लोगों का जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए जिस जिन क्या कहते हैं टॉपिक को हम शेड्यूलिंग में लाएंगे, वो टॉपिक कौन से हैं? वो SDLC के हैं। वो हेडिंग्स कौन सी आ जाएगी? SDLC की। क्योंकि SDLC में वो सारे काम होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि SDLC इज व्हाट कंटेन मेनी फेजेस, मेनी फेजेस, जो कि क्या होते हैं, विच आर यूज टू accomplish द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये फेजेस यूज होती हैं, ठीक है ना। अब वो फेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी फेजेस होंगी, उस फेज में होगा यही, ये जो हमने उसको, ये ये फेजेस होंगे, कंटेन मल्टीपल फेजेस, ये मल्टीपल फेजेस हैं, ठीक है, और ये सीक्वेंस में ही फॉलो होंगी। तो अब अगर हम यहाँ पर एक चार्ट बना दें, इस चार्ट बहुत सिंपल है, चार्ट तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि ये चार्ट कैसे बनता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर ये चार्ट बना दिया, ठीक है? इसमें हमने क्या कहा, हमने अपने टास्क लिख दिए एक तरफ जो हमें काम करने, टास्क, या आप इसको कह सकते हैं फेज लिख दिया, तो टास्क या फेज इधर हो जाएगी, ठीक है। और एक तरफ हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिखा हमने टाइम, यहाँ पे हमने क्या लिखा, टाइम, ये यहाँ। और यहाँ पर आप एक भेज दीजिए लाइन। अब यहाँ पर
इसमें जो भी टास्क करना है, टास्क का मतलब है हमें ये टास्क करना है, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस, यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ये करना है। ठीक है, नाम हम लोग बाद में डाल लेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, हमने लिखा फेज 1, ये टास्क है, टास्क नेम फेज 2, फेज 3, ऐसे करके n नंबर ऑफ फेजेस। ठीक, बहुत ही सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम हमें लग रहा है, टाइम को हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट बनाने में जो टाइम लगता है वो मंथ वाइज या डे वाइज लगता है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब जैसे मान लीजिए आपका 6 महीने का प्रोजेक्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर आपका 8 महीने का प्रोजेक्ट है, 12 मंथ का है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 3 ईयर्स का है तो हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, या 3 3 महीने का ले लेंगे, अगर मान लो ऐसे हम लिखना चाहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जनवरी टू मार्च, जनवरी डैश मार्च, और फिर अप्रैल डैश जून, ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम को। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे लिखा कि ये आपका हो गया, आपका मंथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है फेज 1, तो हमने यहाँ यहाँ पर एक लाइन खींची। अब यहाँ पर एक आप ऐसे कर दीजिए कि डिवाइड कर दीजिए ऐसे। तो आप ये समझ में आ जाएगा कि ये स्लॉट हमारा अप्रैल का है, इतना स्लॉट है, मार्च का इतना स्लॉट है। ठीक है, तो हमने ये बताया इसको कि भाई जो फेज 1 है, वो फेज 1 हमने कहा ये, यहाँ पे एक लाइन खींची ऐसे। अभी आपको खुद ये लाइन खींच जो रही है, ये समझ में आ जाएगी कि लाइन क्या है। फिर हमने कहा फेज 2। ठीक है, फिर हमने लिखा इसमें फेज 3। फिर हमने यहाँ पे लिखा फेज 4, फेज 5, ऐसे। तो यहाँ पर हमें देखने से, इस डायग्राम को देखने से ये समझ में आएगा कि जो फेज 1 है वो तकरीबन जनवरी का ये जो पोर्शन है इसका आधा ले रहा है, यानी कि 15 डेज में ये खत्म हो जाएगा। और फेज 2 जनवरी के मिड से शुरू होकर के पूरा फरवरी तक चलेगा। और फेज 3 मार्च में शुरू होकर के पूरा मार्च चलेगा टिल एंड तक। और नेक्स्ट फेज हमारी अप्रैल से स्टार्ट होगी और वो 8 10 दिन के बाद बंद हो जाएगी। मतलब एक रफली आइडिया हमको मिल जाता है कि ये 3 काम, ये 4 काम, 5 काम 1 महीने में होंगे, 2 महीने में होंगे, 4 महीने में होंगे, और किस महीने में शुरू होंगे, किस महीने में खत्म होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे बीच में हम इस तरह के सिंबल्स भी यूज कर लेते हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ पर एक सिंबल यूज कर लिया ऐसे करके, ये। तो इसको हम कहते हैं, इसमें एसडीएलसी में इसको बोलते हैं, ये इस चार्ट में, सॉरी एसडीएलसी में, इस चार्ट में हम कहते हैं माइल स्टोन। माइल स्टोन का मतलब है, ये अगर मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब हम फेज 1 कंप्लीट करेंगे, फेज 2 कंप्लीट करेंगे, और फेज 3 शुरू होने से पहले हम ये चेक कर लेंगे जो जो फेज 1 है और फेज 2 है, या अप टू मार्क है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम चेक स्टेटस ऑफ प्रीवियस फेजेस। ये बात समझ गए? अब बताओ, ये चीज समझ में आ गई ना, बन गया ना, ये बन जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे फेज 3 है, अब फेज 3 में आपके 3 4 टास्क हैं, तो फेज आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, फेज 3.1, 3.2, 3.3। मतलब फेज के अंदर अगर सब टास्क हैं तो यहाँ पर उसको भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह फेज 2 में आपके 3 टास्क हैं, तो आप फेज 2.1, 2.2, 2.3। ऐसे 3.3 में अगर टास्क हैं तो आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे के 3.1, 3.2, 3, सॉरी, ये ऐसे।
जैसे इसके दो पार्ट है तो आप ऐसे लिख सकते 3.3.1 3.3.2। जैसे हम लोग कोई हेडिंग सब हेडिंग फिर सब हेडिंग सब हेडिंग ऐसे लिखते हैं, उस तरह से हमारे टास्क भी हो सकते हैं कि एक फेज में हमारे 4 टास्क हैं, उस 4 में से पहले वाले में फिर 2 टास्क हैं, तो ये हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अंशुमान क्लियर है ना ये? अब आपका ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आप बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी फेज 1 में फेज 1 फेज 2 फेज 3 की जगह पर आप क्या लिखेंगे? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में होगी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कितना दिन लगेगा, सिस्टम एनालिसिस में कितना दिन लगेगा, सिस्टम डिजाइन में कितना दिन लगेगा, कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन मेंटेनेंस में कितना दिन लगेगा। क्लियर है ना? सर्किल का क्या मतलब है? सर्किल का मतलब है कि ये सर्किल ये माइलस्टोन है। इसका मतलब ये देखो, ये माइलस्टोन है कि हमें कहाँ पे रुक करके ये कि हम ऐसा करेंगे जनवरी फरवरी तक काम करेंगे, फिर थोड़ा सा रुक करके जनवरी फरवरी के मार्च का फीडबैक लेंगे। तो ये हम इसको यूज कर लेते हैं एज ए फीडबैक के लिए। यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन को जब आप पढ़ेंगे, आप सब पढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि भाई हाँ, चेक स्टेटस ऑफ प्रीवियस फेजेस। तो प्रीवियस फेज का काम कहाँ तक चला। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, करते करते हम चेक करते हैं ना कि कहाँ तक हम आ गए हैं, अभी हमें कितना चलना है। माइल स्टोन का मतलब क्या होता है? मील का पत्थर। जो जैसे मान लीजिए आप 500 किलोमीटर सफर कर रहे हैं, तो आपने बाइक रोकी और आपने देखा माइल स्टोन पे लिखा है कि जहां पर आप जा रहे हैं वो अभी 400 किलोमीटर बचा है, इसका मतलब 100 किलोमीटर चल लिया आप। तो पहले का आप देखते हैं कितना चल रही है, अब कितना आगे चल रहा है। उसी तरीके से हर ये माइलस्टोन कहीं पर भी हो सकता है। ये माइलस्टोन मान लो यहाँ पे लगा दिया, ये माइलस्टोन हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि फेज 2 के जब मिड में पहुंचेंगे तो पहले चेक करेंगे, फेज 2 के मिड में पहुंचने पर चेक करेंगे कि पहले का कितना काम हो गया है और आगे क्या करना है। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो बड़े प्रोजेक्ट में हम काम को ऐसे ही करते हैं, चेक कर करके बार बार। ये क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्लियर? अब देखो इसमें जो आपका यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद है डीएफडी फिर ईआर डायग्राम। तो पहले हम लोग डीएफडी बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डीएफडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम। देखो इसका नाम ही है डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि ये डायग्राम क्या बताते हैं? ये जो डायग्राम है और डायग्राम जुड़ा हुआ है, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम इज डायग्रामिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा, कि डेटा का फ्लो किधर से किधर है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि जैसे एडमिशन फॉर्म मान लीजिए भर दिया, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं यूनिवर्सिटी का, मान लीजिए एडमिशन फॉर्म भर दिया। अब बताओ ये एडमिशन फॉर्म जाएगा कहाँ पर? ये एडमिशन फॉर्म कहाँ जाएगा? आप आपको फॉर्म दिया, फॉर्म आपने लिया और फॉर्म भर के अब जमा कहाँ करेंगे? इसको जमा कहाँ करेंगे? इसको एडमिशन डिपार्टमेंट में ही तो जमा करेंगे, ठीक है। अब एडमिशन डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, एडमिशन डिपार्टमेंट आपको क्या देगा? पहले आपसे लेगा फीस, फिर आपको देगा रिसीप्ट, फिर आपको देगा एनरोलमेंट नंबर। समझ रहे? तो देखो ये हमारा मूवमेंट हो रहा है डेटा का, डेटा का मूवमेंट फॉर्म से शुरू हुआ था, एडमिशन डिपार्टमेंट, फीस, रिसीप्ट, बीच में आप जो और भी कुछ जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से जैसे अब डेटा का फ्लो कैसे होता है, जैसे मान लो तुमने आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम यूज करते हो अंशुमन? फूड डिलीवरी में क्या यूज करते हो बताओ? कौन सा ऐप यूज करते हो? स्विगी, जोमेटो, स्विगी, ओके। अब स्विगी में डेटा का मूवमेंट देखो कैसे होता है। स्विगी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, अब आप डेटा का मूवमेंट देखिए क्या होता है। आपका डेटा का मूवमेंट ये है कि सबसे पहले आप चेक करते हैं मेनू को, ठीक। मेनू को चेक करने के बाद आप फूड को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट फूड। फूड किसी ना किसी रेस्टोरेंट से बिलोंग करेगा। जो भी फूड आपने सिलेक्ट करा है, जैसे मान लिया आपने कहा हमें भाई पिज्जा खाना है, तो पिज्जा क्या रेस्टोरेंट आ जाएगा, फिर रेस्टोरेंट की लिस्ट आ जाएगी।
उस रेस्टोरेंट में से अलग 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 लिस्ट आ गई, आपने एक चूज कर लिया और फिर आपने उसकी क्वांटिटी बता दी कि हमें इतना लेना है, फिर उसका प्राइस हो गया, ये डेटा का मूवमेंट चल रहा है। फिर आपने बिल दे दिया, अगर बिल नहीं दिया तो आपने सीओडी ऑप्शन चूज कर लिया कि भाई हम क्या कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी देंगे, फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये डेटा का मूवमेंट हो गया ना, ये डेटा का मूवमेंट चल रहा है। इसी को हम एक डायग्राम की हेल्प से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं। तो उसी डायग्राम को हम कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसी इसी को हम कहेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। अब किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए भी कुछ सिंबल है, कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, उनको हम यूज करते हैं। लाइक जैसे हम यूज करते हैं स्क्वायर को, या हम यूज करते हैं रेक्टेंगल को। ये सिंबल बहुत ध्यान से लिखना, इसको नए पेज में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ी जगह भी रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी, और तुम्हें आगे जो जॉब वगैरह आप करते हैं, जब आप बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको इसकी जरूरत फिर पड़ती है फिर, क्योंकि आप जूनियर लेवल पे तो कोडिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जब आप एक सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे ना, फिर आप कोडिंग छोड़ देंगे, फिर आप डेटा फ्लो डायग्राम को ही देख के सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करा करेंगे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो आओ हम कुछ सिंबल्स देखते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लो सिंबल्स यूज्ड इन डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल बनेगा। पहले क्या क्या सिंबल है, एक बना लो सर्कल, सर्किल बना लो। एक बना लो स्क्वायर, और एक बना लो तुम रेक्टेंगल। ठीक है, और इसमें एरो है, एरो नहीं है, चलो एरो हम लोग बना लेते हैं ठीक है। और एरो। ठीक है, और एक बना लेते हैं ऐसा ओपन एंडेड बॉक्स। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिर्फ ऐसे, ये दो लाइन ऐसे की थी, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बॉक्स है। डबल साइड ओपन एंडेड बॉक्स, वन साइड ओपन एंडेड बॉक्स। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए कि किसको क्या क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं सर्कल, ये तो आप जानते ही हैं, ये दिख रहा है आपको स्क्वायर। स्क्वायर बहुत परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप बना रहे होंगे तो स्क्वायर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यानी कि 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इसको हम कहते हैं एरो। ये है हमारा ओपन एंडेड बॉक्स। स्क्रीन दिख रहा है ना तुम्हें अंशुमन, स्क्रीन दिख रहा है ना? ओपन एंडेड बॉक्स। ठीक है, ये डबल साइड ओपन एंडेड बॉक्स है, इसको भी ओपन एंडेड बॉक्स ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, जैसे ये सिंबल है। अब इसका यूज क्या है, किस सिंबल को क्या यूज करते हैं? कहाँ गए अंशुमन, दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है अंशुमन? टाइप ओके, दिख रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इसका यूज लिख लेते हैं, यूज क्या क्या यूज है। तो सर्किल का जो यूज है, सर्किल इज यूज टू डिनोट द प्रोसेस। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये दोनों ही इज यूज टू डिनोट द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट। एरो इज यूज टू फ्लो ऑफ डेटा
और इंफॉर्मेशन। और ये दोनों ही, चाहे वो ये हो चाहे वो ये, ओपन एंडेड बॉक्स इज यूज टू डिनोट द डेटाबेस। ठीक है। अब यहाँ ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए एक सिंबल और यूज होता है, वो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से। तो थोड़ा सा उसके लिए आर्ट अच्छी होनी चाहिए, ऐसे। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको ही बनाते हैं, यही प्रिफर करते हैं कि ऐसा बने, नहीं तो यही बनाने में टाइम निकल जाएगा। ये भी बनता है। और प्रोसेस के लिए, फॉर प्रोसेस, प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ बना सकते हैं इसको। उसमें कैसा बना सकते हैं, ऐसा बनो, ये देखो, ऐसा बना सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ये प्रोसेस के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ये यूज करिए या प्रोसेस के लिए ये यूज करिए, इस बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रिफर हम ये करते हैं कि आप जो है सर्किल को यूज करें। कहीं कहीं आप डीएफडी देखेंगे ये भी बनेगा, प्रोसेस में जो भी लिखा होगा वो प्रोसेस होगा। ठीक है। अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आप इसको याद रखना पड़ेगा। सर्किल, सर्किल के अंदर जो भी लिखा होगा तो प्रोसेस है। स्क्वायर में जो भी लिखा होगा वो इनपुट है या आउटपुट है। इस डेट ओपन एंडेड बॉक्स में जो भी लिखा होगा वो डेटाबेस है। एरो के ऊपर जो भी लिखा होगा वो फ्लो ऑफ डेटा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, पता चल जाए कौन सी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ठीक है। जैसे मान लो ये एरो है, अब एरो के ऊपर अगर लिखा है रोल नंबर, इसका मतलब एरो क्या फ्लो कर रहा है, रोल नंबर फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो एरो है, एरो के ऊपर लिखा है यस, तो इसका मतलब यस जा रहा है यहाँ से। मान लो एरो है, एरो के ऊपर लिखा है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है। मान लो एरो है, एरो के ऊपर हमने लिखा नेम, मतलब यहाँ से कोई नेम टाइप का डेटा जा रहा है। आप समझ गए, ये इस एरो का कमाल है। ठीक। और जो सिंबल्स हैं उसके भी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हम, क्या क्या यूजेस हैं, और उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हमने कहा सर्किल। ठीक है, अब सर्किल में हम कुछ भी लिखेंगे, एक्स वाई जेड एनीथिंग। हमने सर्किल में लिखा, मान लो ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, कई सारे सर्किल हमने बना, एक दो सर्किल बना रहे थे। और भी जैसे अब इस सर्किल के अंदर हमने लिख दिया, अब इसमें कुछ लिखेंगे तो सर्किल इज यूज फॉर प्रोसेस। तो मान लो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लिख दिया हमने डिटेल, मतलब कोई डिटेल का कुछ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट, तो मतलब कोई कैलकुलेशन चल रहा है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर, सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट डिटेल, तो मतलब स्टूडेंट डिटेल की कुछ प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एरो तो हमने आपको बता ही दिया है। अब आपका जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, हमने बहुत परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया, या रेक्टेंगल है, अब इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज इसके अंदर यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है, एज्यूम यहाँ पे लिखा है स्टाफ। इसके कुछ रूल्स भी हैं, रूल्स अभी हम आपको बताएंगे। इसमें लिखा है स्टाफ, इसका मतलब ये इनपुट है या आउटपुट है। स्टाफ को इनपुट मिल रहा, स्टाफ इनपुट दे रहा है या स्टाफ को इनपुट मिल रहा है या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट, इसका मतलब ये स्टूडेंट से इनपुट मिल रहा है या स्टूडेंट को आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों है ना, ये इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है। अब हम ये देखेंगे इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इनपुट बॉक्स है कौन सा आउटपुट बॉक्स है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि एरो जिस बॉक्स पे आके लगे वो बॉक्स हमारा आउटपुट बॉक्स है, और एरो जिस बॉक्स से निकले वो बॉक्स हमारा इनपुट बॉक्स है। ये बात समझ में आ रही है? देखो इन दोनों फिगर में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ का डिफरेंस देखो, तो ये और ये, इस दोनों बॉक्स को देखिए, समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर अगर ऐसे दिख रहा है, मान लो एरो लगा हुआ है, तो अब ये स्टाफ क्या हो गया बताओ, स्टाफ क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा ऐसा मान लो है ये, ऐसा है, तो इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्या है,
इनपुट है, इनपुट स्टूडेंट से मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ओपन एंडेड बॉक्स में अगर कुछ भी लिख दिया, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया फीस, इसका मतलब फीस से रिलेटेड, ये भाई ये किस लिए यूज होता था, डेटाबेस के लिए, तो फीस का डेटाबेस है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें लिख दिया हमने सैलरी, तो ये सैलरी से रिलेटेड डेटाबेस है, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटाबेस है, ठीक है। इसको हम ओपन एंडेड बॉक्स दोनों तरफ से भी वाले लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सैलरी, जैसे हमने लिखा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डेटाबेस, अभी समझ में आ गया। और एरो हमने आपको बताया दिया, एरो मतलब फ्लो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया इन्फो, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया रिजल्ट, तो समझ में आ जाएगा रिजल्ट जा रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ भी, जो इन्फॉर्मेशन आपको फ्लो कराना है वो लिख दिया आपने यहाँ पर। तो ये समझ गए कि यूज कैसे करना है इसको। अब आइए एक बना करके देखते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम एक हम लोग बना करके देखा जाए। अंशुमन समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ओके। अब देखो एक हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। सपोज हम लोग इसी में बना लेते हैं, स्विगी पे ही बना लेते हैं, ठीक है। स्विगी भी बनाते हैं, तो स्विगी पे बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा कि एक तो आप ये समझिए डेटा फ्लो डायग्राम में एक तो एक डीएफडी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा ओवरव्यू दिखे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसमें इसको देखो कैसे बनाते हैं, फिर इसके रूल्स अभी तुम्हें समझा देते हैं आपको, कि आप लोग रूल्स भी समझ लीजिए कि क्या इसके रूल्स होंगे। कि कैसे किसको कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कस्टमर, और यहाँ पे लिखा हमने फूड डिलीवरी ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। और चाहे तो ब्रैकेट में लिखें या नहीं, स्विगी तो एक नाम है ना, एक्चुअली स्विगी क्या है, फूड डिलीवरी ऑटोमेशन सिस्टम है। तो कस्टमर इस फूड डिलीवरी वाले सॉफ्टवेयर से कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, अब वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, यहाँ रिक्वेस्ट लिखनी है, तो वो प्रोसेस हो करके फूड डिलीवरी सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर है वो हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। अगर जो भी फूड डिलीवरी सिस्टम है उसका डेटाबेस भी होगा जिसमें वो सभी जितने भी मेनू हैं और जितने भी प्राइजेज हैं उसकी डिटेल रखेगा, तो उसके लिए डेटाबेस हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया स्विगी, समझ में आ गया, स्विगी का डेटाबेस है, तो इससे रिकॉर्ड लेगा और अपडेट भी करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, जब प्रोसेस से एरो डेटाबेस में जाता है तो यहाँ पर इस एरो पे लिखना चाहिए हमको अपडेट, ये नियम है, इसको याद कर लेना। और हमेशा डेटाबेस से जब प्रोसेस के लिए जाता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस, ये तो कॉमन चीज है, इसको लिख लिया। और यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखे हम इसमें, ये एरो टच हो रहा है तो ये आउटपुट बॉक्स है, और यहाँ से देखो टेल है तो ये इनपुट बॉक्स है, ये हमारा इनपुट बॉक्स है और ये हमारा आउटपुट बॉक्स है। ये लिखना नहीं है, आई और ओ लिखना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहे हैं ना, आप लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए रिजल्ट, ठीक है। ये बन गया डीएफडी, ये हो गया, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब
पूरे सॉफ्टवेयर का डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है। कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा, फूड डिलीवरी इसको प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, रिजल्ट आएगा, काम खत्म। और जो भी अब जितने भी डेटाबेस हैं उससे वो एक्सेस और अपडेट होता रहेगा। यही हर सब सॉफ्टवेयर करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर। ओवल शेप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सर्कल। इसीलिए हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सर्कल ओनली, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए हमने सर्किल ही है, या आप सिर्फ सर्किल यूज करेंगे, ओवल नहीं यूज करेंगे आप, डोंट यूज ओवल। ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये वाला प्रोसेस हो गया और ये डेटाबेस हो गया। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है इसके, वो नियम देख लेते हैं। कुछ नियम देख लेते हैं पहले कि कैसे हमने, भाई ये तुम्हारे मन में सवाल हो सकता है, आप सभी के मन में, आप जो भी बना रहे हैं अपना मिनी प्रोजेक्ट, तो आप ये पूछ सकते हैं ना कि ये कस्टमर हमने यहाँ पे इधर क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, है ना। यहाँ पे इन्फो क्यों लिखा है, रिक्वेस्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे हमने प्रोसेस से ही डेटाबेस क्यों जोड़ा, डेटाबेस को हम यहाँ आउटपुट से जोड़ दें, कि डेटाबेस को हम इससे जोड़ दें, क्यों नहीं जोड़ा, डेटाबेस को हम इससे जोड़ दें, यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा। तो इसके कुछ नियम, तो आइए हम नियम देखते हैं क्या। रूल्स जो है डेटाबेस के, रूल्स हम आपको डायग्राम से ही बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। सारे डायग्राम के सिंबल तो आप पहचान ही गए हैं। देखो, कभी भी जो भी इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये एक दूसरे से कभी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट नहीं कनेक्शन होगा इनका। नंबर एक, किसी भी इनपुट आउटपुट बॉक्स से कभी भी डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, ये काम भी नहीं होगा, ठीक है। कभी भी कोई भी डेटा फ्लो के लिए एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी, चाहे वो सर्किल हो या ये हो या एरो हो, रेक्टेंगल हो और या ये हो, ये कभी भी ब्लैंक नहीं रहेंगे कि खाली आपने सर्किल बना दिया। उसमें कोई ना कोई नाम आपको लिखना पड़ेगा, यानी एरो अगर गया है डेटा फ्लो डायग्राम में, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन है, क्या काहे किस चीज का फ्लो हो रहा है, खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एम्प्टी नहीं रहेगा, ये एम्प्टी है ना, एम्प्टी, एम्प्टी नहीं रहेंगे, ना ये एम्प्टी रहेगा, ना ये कोई ना एरो, ये सब एम्प्टी नहीं रहेंगे, ठीक। हमेशा जो आपका इनपुट है, अगर ये इनपुट है, एरो से समझ में आई अगर इनपुट है, तो इनपुट से हमेशा किसमें जाएगा, प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस से एक और प्रोसेस में जा सकता है, मान ली प्रोसेस की एक सब प्रोसेस है तो इसमें जा सकता है, एक और है तो जा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इनपुट से गया, फिर यहाँ पर एक आउटपुट दिखाया, फिर उससे इनपुट दिखा दिया, और फिर दिखा दिया और फिर यहाँ सर्किल बना दिया, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये रूल्स हैं डेटा फ्लो डायग्राम के, ठीक है। और हमेशा जो डेटाबेस है, यानी कि सर्किल है, प्रोसेस है, पी पी फॉर प्रोसेस, डेटाबेस वाला सिंबल वो हमेशा किससे ऐड होगा, प्रोसेस से। हाँ, जरूरी नहीं कि हम दोनों एरो लगाए, हो सकता है डेटाबेस सिर्फ एक्सेस ही कर रहा हो, अपडेट ना कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों एरो लगाएं, या कहीं कहीं ऐसा होगा कि अपडेट करेगा एक्सेस नहीं करेगा। तो कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन ना हो, हम लोग दोनों एरो लगा लेते हैं, तो ये उलझन खत्म हो जाती है कि कहाँ एक्सेस लगाए कहाँ अपडेट लगाए, तो दोनों ही लगा देते हैं, तो ये चल जाता है।
और ये ऐसे भी चल जाएगा, जैसे मान लो कि ये सर्किल है और ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो ऐसा एरो भी चल जाएगा, जैसे डबल डबल हेडेड एरो होते हैं ना, तो ये एरो भी चल जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ऐसा एरो भी चल जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि दो एरो बने, थोड़ा मेहनत कम हो जाएगी। तो ऐसा भी बना सकते हैं आप और ऐसा भी बना सकते हैं। तो डायग्राम में सिंबल कैसे प्लेस करेंगे ये हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अब आप जब भी कोई डीएफडी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका, हम लोग ने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, स्विगी का एग्जाम्पल लिया था, तो इसी को हम और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर इनपुट देगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लिख दिया कस्टमर। कोशिश करिए कि जितने भी नाम आप लिखें वो कैपिटल में लिखें। अगर कैपिटल में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप रेगुलर केस में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब इसमें। हालांकि रूल तो ये है कि जो आपके इनपुट आउटपुट बॉक्स है उसमें कैपिटल, और जो प्रोसेस वाला है उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये है, ये सर्किल है, सर्किल में आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा हमने सर्किल टेढ़ा मेढ़ा बनाया, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और इनमें ये जो आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स है, इसमें सारे लेटर कैपिटल होने चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर लिखते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे लिख दिया हमने स्मॉल और कैपिटल मिला करके, तो भी ये चल जाएगा। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये रूल है, जाने रहिए। कस्टमर है। अब कस्टमर ने सबसे पहले, भाई कस्टमर मान लो फूड डिलीवरी पे, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले करते हैं सर्च फूड। फूड ही तो सर्च करते हैं, और हमने इसको सब्सिट्यूट कर दिया, फूड सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फूड जब सर्च करते हैं तो हमारे पास में रेस्टोरेंट की लिस्ट भी आती है, तो फिर रेस्टोरेंट सर्च होता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं, हो सकता है उसका जो रिपोर्ट है वो ये आ जाए नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड मतलब आउटपुट, ऐसा भी हो सकता है। अगर फाउंड हो जाता है तब हम क्या करेंगे आगे? सिलेक्ट फूड आइटम, जो भी फूड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे डिस्प्ले रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है उसको वो डिस्प्ले कर दे। अब फूड सर्च करने के लिए हम फूड नाम का डेटाबेस एक लगा देंगे, एक्सेस कर लेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट का डेटाबेस के लिए, रेस्टोरेंट जब सर्च करेगा तो रेस्टोरेंट नाम का डेटाबेस लगा देंगे, ठीक है। फूड यहाँ पर है, इस डेटाबेस को हम डायरेक्ट इससे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमारा फिगर थोड़ा ऑड लगेगा, इसलिए एक और यहाँ पर हम फूड लगा सकते हैं। सेम नाम के डेटाबेस आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारी डीएफडी ये बनती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पर आप सिर्फ एरो में, ये जो एरो हम यहाँ पे, कस्टमर ने क्या करा, यहाँ पे लिख दो रिक्वेस्ट, सर्च फूड करेगा तो फूड की इंफॉर्मेशन जाएगी, यहाँ पे फूड इंफॉर्मेशन जा रही है, फूड इन्फो। और फिर इधर से इनपुट हो गया, यहाँ पे नॉट फाउंड, तो यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पे इन्फो लिख दो, यहाँ पे फूड की इंफॉर्मेशन जा रही है, रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन जा रही है, उससे रिलेटेड हमारा रेस्टोरेंट इन्फो लिख दिया इस पे एरो पे। और ये एक्सेस कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है, ये इसको भी एक्सेस करा दो, और ये इसको भी एक्सेस करा दो। हर एरो पे नाम होना जरूरी है। यहाँ पे जो भी सिलेक्ट फूड करा उसका ऑर्डर डिटेल या जो भी डिटेल्स है वो चली जाए। यहाँ पे हमने लिख दिया डिटेल, समझ में आ रहा है, डिटेल जा रही है, ये डीएफडी बन गया। ऐसे ही बनाते हैं डीएफडी, ठीक है। अब एक दो डीएफडी तुम आप लोग बना करके ट्राई करिएगा, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे करके अपने से कुछ डीएफडीज बनाएंगे, तभी आपको थोड़ा सा इसमें परफेक्शन मिलेगा। तो आपका ये वाला पॉइंट भी हो गया, कौन सा?
ये इसमें आ जाइए, ये जो हमने बताया था आपको, जो हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें ये देखिए ये डीएफडी वाला आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इसमें? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। आशीष भी आ गए।